रेड ब्रिक्स वुड स्टोव। एक गांव में मनोज अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। रमा स्वभाव की बहुत ही अच्छी औरत थी। किसी की मदद करने में वो पहले रहती थी। एक बार एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से कहती है। तुम्हारे पास दूध है क्या? वो क्या है कि मेरे घर का दूध खराब हो गया। चलो, मैं तो रमा के घर ही जा रही हूँ शक्कर मांगने। तू भी चल मेरे साथ। अरे वैसे रमा के घर कुछ भी मांगो, वो कभी मना नहीं करती। एक बात बोलूं, कभी कभी तो मैं जानबूझकर उससे चीजें मांगती रहती हूँ। ऐसा कहकर वो हंसते रहती है और वो रमा के घर जाकर दूध और शक्कर मांगते हैं। रमा बड़ी भोली थी। वो पड़ोसन की चालाकी नहीं समझती थी। वो दोनों पड़ोसन दूध और शक्कर मिलने पर रमा का धन्यवाद करती है। तब रमा कहती है। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? पड़ोसन मुसीबत के काम में नहीं आएगी तो कौन आएगी? तब पड़ोसन वहां से चली जाती है। पर घर में रमा की सास को इसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो कहती है। अरे मेरा बेटा दिन भर मर मर के काम करता है और तू है कि चीजें पड़ोसन में बांटती फिरती रहती है। तुम्हारी भोली सूरत का वो सारा फायदा उठाते हैं। ये बात कब तुम्हारे समझ में आएगी? सास हमेशा रमा को समझाती रहती थी। एक दिन मनोज के हाथ से काम चला जाता है। उसके पास कोई भी काम नहीं रहता और ना ही घर में ज्यादा पैसे खर्चे के लिए रहते हैं। तब रमा गैस पर खाना बना रही थी कि तभी गैस भी खत्म हो जाती है। रमा मनोज से कहती है। अजी सुनिए, गैस ला दीजिए। वो क्या है कि गैस खत्म हो गई। खाना नहीं बना तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। अरे रमा, मेरे पास काम नहीं है और ज्यादा पैसे भी नहीं। गैस के लिए पैसे दे दिए तो कल की दिक्कत हो जाएगी। तुम एक काम करो रमा, एक मिट्टी का चूल्हा बना लो। अरे मिट्टी का चूल्हा क्यों? रमा, जा और अपनी उन पड़ोसन से मदद मांग कर देख। हमेशा वो तुम्हारे पास आती थी ना, अब तुम्हारी बारी। रमा सास की बात सुनकर अपने पड़ोसन के पास जाकर गैस के बारे में बताती है। तब पड़ोसन कहती है। अरे रमा, वो आज ही मेरा गैस खत्म हो गया। जो हाल तुम्हारा वही मेरा भी है। मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाली थी मदद के लिए, मदद मांगने। वो पड़ोसन रमा से झूठ बोलकर रमा की मदद ही नहीं करती। रमा सभी पड़ोसन के यहाँ मदद के लिए जाती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तब रमा सोचती है। अब तो सासू माँ मुझे बहुत बोल लगाएगी। क्या करूं? खाना नहीं बना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, मनोज ने कहा वैसे ही मिट्टी का चूल्हा बनाती हूँ और उसी पर खाना बनाती हूँ। रमा मिट्टी का चूल्हा बनाती है। थोड़ी देर सूखने पर उस पर वो खाना बनाना शुरू कर देती है। पर खाना बनाते वक्त रमा को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल रहा था। चूल्हे के धुएं की वजह से उसकी आंखें जल रही थी और उसे खांसी भी आ रही थी। तब रमा परेशानी झेलकर खाना बनाती है। लेकिन मनोज को रमा का ये दर्द देखा नहीं जाता। बेचारी रमा सबकी मदद करती रहती है पर आज मुसीबत में उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। ऊपर से माँ के ताने और अब ये परेशानी। मैं रमा के लिए गैस तो नहीं ला सकता पर हाँ, इसकी इस मुसीबत का हल जरूर निकाल सकता हूँ। तब मनोज के घर के सामने कुछ लाल रंग की ईंटें पड़ी थी। उन्हें देखकर मनोज को चूल्हा बनाने का आइडिया आता है और वो उन ईंटों से एक चूल्हा बनाता है। मनोज उस चूल्हे को अच्छे से सुखाता है और जब वो खाना बनाने के लिए तैयार होता है तो रमा को वो चूल्हा देते हुए कहता है। रमा, आज से तुम इस चूल्हे पर खाना बनाओगी। इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे, ये चूल्हा बहुत ही अच्छा दिख रहा है और दो पकवान मैं एक साथ बना सकती हूँ इस पर। और अब तो ना ही धुएं की झंझट और ना ही हाथ जलने की फिक्र। रमा उस चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी एक भूखी बूढ़ी औरत वहां आती है। कोई है? बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। मुझ बूढ़ी औरत पर दया करो। अरे इस बूढ़ी औरत को अभी आना था क्या? देख रमा, अब तू उस औरत को खाना नहीं देगी। पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। रमा खाना खाने लगती है पर उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं जाता। उसे अच्छा नहीं लगता कि बाहर कोई भूखा है और वो अंदर बैठी खाना खाए।
तब वो अपने खाने का प्लेट लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आती है और उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर कहती है, बेटा, तुम तो अन्नपूर्णा हो। आज से तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। तुम्हारा चूल्हा हमेशा जलता रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। बूढ़ी औरत आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। घर में ना खाना था और ना ही मनोज के पास कोई काम। रमा खाली बर्तन धोकर उसे चूल्हे पर रख देती है, लेकिन दूसरे दिन वो जब देखती है तो बर्तन दाल से भरा हुआ था। जो जो बर्तन उस चूल्हे पर रखती उसमें खाना आने लगता है, जिसे देखकर रमा चकित हो जाती है। मनोज, देखो ये क्या चमत्कार हो गया। इतना सारा खाना। मनोज, हम इतने सारे खाने से तो अपना होटल शुरू कर सकते हैं। मनोज भी ये चमत्कार देखकर दंग हो जाता है। रमा के साथ मिलकर मनोज एक होटल शुरू करता है और उसी से पैसे कमाने लगता है। इस तरह से चूल्हे की मदद से और बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से रमा और मनोज की जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। फूड चैलेंज। दिव्या एक बड़े घर की लड़की रहती है, पर दिव्या को दिनेश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद घर में दिव्या की शादी के बारे में बातें चलने लगती है। तब दिव्या अपने पापा और मम्मी से कहती है, माँ पापा, आप मेरे लिए लड़के ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मैंने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, क्या वो किसी बिजनेसमैन का बेटा है या फिर किसी नेता का? अगर ऐसा है तो तुमने तो हमारा काम आसान ही कर दिया। अरे भावना हमारी बेटी है, उसकी चॉइस बड़ी ही होगी। अब तो जल्दी से शादी के तैयारी में लग जाते हैं। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो कोई अमीर घर का लड़का नहीं है और ना ही किसी नेता का, बल्कि वो एक शेफ है। रोहन नाम है उसका। वो एक होटल में काम करता है। बहुत ही अच्छा लड़का है वो, और वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाता है। ये सुनते ही दोनों भी चकरा जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा गुस्सा आता है। तब सुधाकर फिर से कहता है, अरे तुम्हें हमारी इज्जत के बारे में थोड़ी भी चिंता है कि नहीं? क्या कहेंगे लोग कि सुधाकर का दामाद एक शेफ है? पापा, आप एक बार रोहन से मिल तो लो। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। दिव्या के लिए वो दोनों रोहन से मिलने का ठान लेते हैं और एक दिन दिव्या के साथ रोहन से मिलने उसके होटल में जाते हैं। होटल में जाते ही भावना कहती है, अरे दिव्या, रोहन क्या इस मामूली होटल में काम करता है? कम से कम वो 5 स्टार होटल का शेफ होता तो कुछ अलग बात होती। वैसे बेटा, मेरे सहेली का लड़का मोहित लाखों पैसे कमाता है महीने में। अभी भी वक्त है, छोड़ दे इस रोहन को। माँ, आप भी ना। रोहन के सामने पैसों की बात तो आप बिल्कुल भी मत करना। तब वहां रोहन आता है। दिव्या रोहन को अपनी माँ और पापा से मिलवाती है। तभी दिव्या का एक फोन आता है और वो उठकर चली जाती है। सुधाकर रोहन से कहता है, मुझे सब पता है तुम जैसे लड़कों के बारे में। अमीर घर की लड़कियों को फांस कर उनसे पैसे ऐंठते हो, पर मैं तुम्हें मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाँ, पैसे लेकर मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। इस बात से रोहन को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अरे आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आप अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की कीमत पैसे में तोलो। आप तो पैसों में इतने अंधे हो चुके हो कि अपनी लड़की की खुशी तक नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को। मुझे तुम जैसे मामूली शेफ के साथ अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है, समझे कि नहीं? उन दोनों के बीच में जोर जोर से बातें होने लगती है। तभी होटल का मालिक वहां आता है और वो कहता है, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है। भाई साहब, रोहन सच में एक अच्छा लड़का है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। आगे चलकर उसके खुद के होटल भी बना सकता है वो। आप अभी उसे गरीब समझकर ऐसे बातें मत कीजिए। लेकिन सुधाकर और भावना होटल के मालिक को भी भला बुरा कहने लगते हैं। तब तक वहां दिव्या आती है। तब होटल का मालिक कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है। आपने जो लड़का दिव्या के लिए पसंद किया है, उस लड़के और रोहन के बीच में एक फूड चैलेंज रखते हैं। तो फिर मेरी भी एक शर्त है। मोहित और रोहन से फूड चैलेंज में जो भी अच्छा खाना बनाएगा और कस्टमर पसंद करके खाएंगे, उसी से मैं दिव्या की शादी कर दूंगी। इस बात से सभी राजी हो जाते हैं। दूसरे दिन भावना और सुधाकर मोहित के साथ होटल पहुंचते हैं।
आंटी, आप तो चिंता ही मत कीजिए, ये फूड चैलेंज तो मैं यूं करके पूरा करूंगा और जीत जाऊंगा। इस तरह फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। रोहन आराम से सारी सब्जियां निकालकर घर का स्वादिष्ट खाना बनाने लगता है, तो मोहित चाइनीज आइटम बनाने लगता है। दोनों का खाना बनाकर जैसे ही तैयार होता है, वो होटल में आए कस्टमर्स को अपना अपना खाना खिलाने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते रोहन के घर के खाने का स्वाद कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आने लगता है और मोहित के चाइनीज खाने के बारे में लोग भला बुरा कहने लगते हैं और उसे फेंक देते हैं। ये सब देखकर मोहित कहता है, अरे आंटी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा खाना बहुत ही बुरा बना है। अब मुझसे ये फूड चैलेंज नहीं संभालेगा। मैं तो जा रहा हूँ, अब आप ही संभालिए। इस तरह मोहित फूड चैलेंज में हार मान लेता है और रोहन वो चैलेंज जीत जाता है। शर्त के हिसाब से भावना और सुधाकर दिव्या की शादी रोहन से कर देते हैं।